नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस खास सत्र में। मैं हूं आपके साथ नुपुर श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा खास सत्र ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम। हमारा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम ये आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पे, और साथ ही आप हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से भी। हमारा यूट्यूब चैनल है NCERT ऑफिशियल। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इसकी शुरुआत हो चुकी है सोमवार से, और 5 दिन का ये हमारा कार्यक्रम है। और अगर हम बात करें तो 5 दिन का ये कार्यक्रम है, तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और 4 से 5 हर एक घंटे हम आपसे बात करते हैं। तो 5 घंटे हमारी आपसे बातचीत होती है, और हर बार एक अलग विषय होता है। और अगर हम बात करें थीम की, तो इस हफ्ते की जो थीम है वो है डिजिटल वेलनेस, और इस थीम के अंतर्गत हर दिन हम अलग विषय के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। और आज जैसे कि इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा दिन है, तो आज का जो हमारा विषय है वो है डिजिटल वेलनेस को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम इस पर बातचीत करेंगे, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, जिनसे आपका मैं परिचय कराना चाहती हूँ। आप हैं हमारे साथ डॉक्टर श्रेया शुक्ला, DM एडिक्शन साइकेट्रिस्ट, रेसिडेंट एम्स नई दिल्ली। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू नुपुर जी। आज मैं यहाँ डॉक्टर श्रेया शुक्ला, DM एडिक्शन साइकेट्री, मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ एम्स नई दिल्ली में। आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है डिजिटल वेलनेस को प्रभावित करने वाले कारक। बिल्कुल, तो आपने आज ये जाना कि आज हमारा ये विषय है, और अगर आप भी इस विषय से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल आता है, तो डॉक्टर श्रेया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप डायरेक्ट उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको संपर्क करने के लिए जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो नोट करना होगा। हमारा नंबर है 8800440559, और साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल ID पर अपने प्रश्न, अपने सवाल के साथ आप लिखकर भेज सकते हैं training.helpdesk@cit.nic.in पर। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, डिजिटल वेलनेस जो है वो हमारी थीम है, और डिजिटल वेलनेस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं हम उनके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, हमारे सारे काम जो हैं मैम वो डिजिटली हो रहे हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, हम बिज़नेस की बात करें, एक दूसरे से जो हम संपर्क भी कर रहे हैं वो भी डिजिटली कर रहे हैं। तो पहले तो हम समझना चाहेंगे कि डिजिटल वेलनेस, कि ये हमारी वेलनेस को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए जानेंगे कि पहले तो डिजिटल वेलनेस है क्या, और कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, तो आज के हम टॉपिक से शुरुआत करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि वेलनेस का सिद्धांत क्या है, वेलनेस आखिर है क्या, फिर डिजिटल वेलनेस क्या होती है, और हमें अपनी डिजिटल वेलनेस को लेके क्यों चिंतित होना चाहिए, और क्या कारक हैं जो डिजिटल वेलनेस को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा कितना डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल करना, कितना अधिक इस्तेमाल करना परेशानीजनक हो सकता है। इसके अलावा हम सोशल मीडिया और बाकी डिजिटल मीडिया से किस प्रकार से एक स्वस्थ संबंध बनाए रखें, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम आते हैं वेलनेस पर। जी, वेलनेस क्या होता है? यह व्यक्तियों और समाजों द्वारा अनुभव की जाने वाली एक सकारात्मक स्थिति है, जिसे हम अंग्रेजी में वेलनेस या वेल बीइंग कहते हैं। ये सामाजिक, आर्थिक और इन्वायरमेंटल, जैसे पर्यावरण स्थितियों द्वारा निर्धारित होती है। जैसे कि सामाजिक मतलब हमारे आसपास कौन लोग रहते हैं, फाइनेंसेस को लेकर के, इन सब चीज़ों से निर्धारित होती है। हमारी जीवन की में कितनी गुणवत्ता है, हम बाकी अपने समाज के लिए क्या हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम किस प्रकार से अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे वेलनेस को असर डालती हैं। ये वेलनेस जो भावना है, ये ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, खुशी एवं संतुष्टि द्वारा जानी जाती है। जी, क्या डायमेंशंस हैं? ये 8 चीज़ें हैं जो हमारे वेलनेस को निर्धारित करती हैं। पहला तो सामाजिक यानी कि सोशल, दूसरा भावनात्मक यानी कि इमोशनल, फिर आता है शारीरिक फिजिकल, पोषण से रिलेटेड मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड, फिर तकनीकी यानी टेक्नोलॉजिकल या डिजिटल जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, पर्यावरण से रिलेटेड जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मनोवैज्ञानिक मतलब कि साइकोलॉजिकल, और फिर आता है मानसिक या मेंटल। इस पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे जिससे कि हम समझ पाएँ कि वेलनेस है क्या। सामाजिक कारक जो हैं वो यदि हम बात करें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बगैर मित्रों के, बगैर फैमिलीज़ के अच्छा एक
वेलनेस मेंटेन कर पाना मुश्किल है। हम दूसरों के साथ जो रिश्ते बनाए रखते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लोगों के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के प्रति देखभाल, स्नेह की भावना, ये सारी चीज़ें हमारी सामाजिक वेलबींग को बढ़ाता है। इसके अलावा हम आते हैं भावनात्मक कारक पे, मतलब कि इमोशनल वेलबींग। हम जैसा महसूस करते हैं उसे पहचानना, यदि हम खराब महसूस कर रहे हैं या हम अच्छा महसूस कर रहे हैं उसे नियंत्रित कर पाना। जैसे कई लोग अपने जब उदास महसूस कर रहे होते हैं फिर भी उसे नियंत्रित कर पाते हैं, है ना, अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं। उस तरह से अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाना, ये सारा भावनात्मक या इमोशनल वेलबींग में आता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण जो आजकल कहा जा रहा है वो व्यायाम है। सेहत के लिए व्यायाम या एक छोटी सी साधारण सैर भी बहुत ही आवश्यक होती है और हमारे ओवरऑल इमोशनल वेलबींग, शारीरिक वेलबींग, होलिस्टिक वेलबींग पे बहुत असर डालती है। फिर हम आते हैं पोषण। ऑफ कोर्स यदि हम बात करें पोषण या न्यूट्रिशन की, तो संतुलित आहार, है ना, ताज़ा भोजन, ये सब स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। हमारे शरीर को पुनर्जीवन देता है ना, और प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायता करता है एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, एक संतुलित आहार। जी। यदि हम पर्यावरण की बात करें तो हमारे आसपास, यदि जैसे हम आजकल देखते हैं कि बहुत ही अधिक पोल्यूशन हो रहा है, उसका हमारे ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि हमारे इमोशनल वेलबींग पर भी बहुत असर पड़ता है। यदि हमें कुछ महीनों तक सूरज की रोशनी या ताज़ी हवा से वंचित किया जाए तो ये देखा गया है कि हमारी वेलबींग खराब होती है। तो इसका मतलब है कि जो पर्यावरण के ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे रोशनी या ताज़ी हवा का आनंद, ये सब हमारी वेलनेस का बहुत समर्थन करता है। जी। इसके अलावा हम आते हैं फिर डिजिटल या तकनीकी चीज़ों पर। तकनीकी उपकरणों पर जो हम समय अपना व्यतीत करते हैं, उस पे जिस प्रकार का हम चीज़ें देखते हैं, जिस प्रकार का हम जैसे कहते हैं कंटेंट देखते हैं आजकल, वो दोनों चीज़ें ही हमारे वेलबींग पे बहुत असर करती है। एक तो हम कितना समय देते हैं उस पे, इसके विषय में भी हम आगे चल के आगे के डिस्कशन में बात करेंगे। फिर दूसरा, हम किस प्रकार की चीज़ें देखते हैं, इसका भी हमारे मानसिक स्थिति पे बहुत असर पड़ता है। नेगेटिव भी पड़ सकता है और पॉजिटिव या अच्छा असर भी पड़ सकता है। हमारे पूरे कल्याण को प्रभावित करता है। यदि हम मनोवैज्ञानिक उसकी बात करें या साइकोलॉजिकल उसकी बात करें, हमारी स्वयं भावना कैसी है, हम कितने सकारात्मक है, हमारी आउटलुक जिसे हम कहते हैं वो कितना पॉजिटिव है, कितना सकारात्मक है, हम कितना आत्म जागरूक हैं कि हम जो महसूस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसके बारे में हम कितना जागरूक हैं, हम अपने विचारों को अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से उनको लेकर हम अपने विषय में हम जानते हैं, हमारे अंदर आत्मसम्मान या सेल्फ एस्टीम कितना ज़्यादा है, ये सारे कारक हैं जो हमारे इमोशनल साइकोलॉजिकल वेलबींग पर को इफ़ेक्ट करते हैं। जी। फिर हम आते हैं मानसिक कारणों पे। मानसिक जो हमारा वेलबींग है वो हमारे दिमाग की जो धारणा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे ओवरऑल वेलबींग में। हमारे विचार कितने सकारात्मक हैं, है ना। हम ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय पॉजिटिव या सकारात्मक विचार ही सोचें। जीवन के रोज़मर्रा जो तनाव हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि हम उससे नेगेटिव हो जाते हैं या हम परेशान हो जाते हैं, परंतु ये तो सबके साथ है। हम उन नेगेटिव परिस्थितियों को या जो हमारे अपेक्षित परिस्थितियाँ वो जब नहीं होती हैं तो हम किस प्रकार से उसको डील कर पाते हैं, किस प्रकार से उसे निपट पाते हैं, क्या हम अच्छी तरीके से नेगेटिव परिस्थितियों को भी डील कर लेते हैं, इसमें हमारे ये मानसिक जो हमारा वेलबींग है ये निर्भर करता है इस चीज़ पे कि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस करके अपना जीवन का बैलेंस बना पाते हैं। जी। तो ये हो गया वेलबींग पे कि वेलबींग पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे रोज़मर्रा के वेलबींग को अफेक्ट करती हैं या असर डालती हैं। फिर अब हम आ जाते हैं कि डिजिटल वेलबींग क्या होता है, जो कि आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। डिजिटल वेलबींग
पहली बात तो वेलबींग हमने समझ लिया, उसके साथ डिजिटल शब्द जुड़ जाता है। इसका मतलब कि जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या भावनात्मक स्वास्थ्य पर डिजिटल सेवाओं का प्रभाव होता है, जैसे कि स्मार्टफोन, आईपैड, वीडियो गेमिंग, है ना, और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी जो डिजिटल मीडिया है, डिजिटल सेवाएं हैं, इनका हमारे वेलबींग पे क्या असर पड़ता है, उसका मतलब वो होता है डिजिटल वेलबींग। यदि हम बात करें कि ये आज के समय में क्यों ज़रूरी है जानना डिजिटल वेलबींग, आज से यदि हम 10-15 साल पहले की बात करें तो उतना ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज, उतना ज़्यादा सोशल मीडिया, उतना ज़्यादा नेट सर्विसेज मुहैया नहीं थी सबको। परंतु यदि हम आज को देखें तो हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन सर्विसेज हैं, हर किसी के पास नेट सर्विसेज हैं, और ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सबके पास ये सब अवेलेबल है। यदि कोई चीज़ हर रोज़ हमारे जीवन शैली पर पर असर डाल रही है तो वो है डिजिटल मीडिया। हम सुबह उठते ही हम शायद अपना फ़ोन के अलार्म से ही उठते हैं, और हम सोते भी क्या कहते हैं, लास्ट में शायद रात के समय यूट्यूब या न्यूज़ देखकर ही सोते हैं। तो पूरा दिन हमारा डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है। स्पेशली यदि हम बात करें तो कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन लगा, हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, ऑब्वियस रीजन, कारणों की वजह से। उस समय जो शिक्षा थी, जो स्कूलिंग थी, वो भी बहुत प्रभावित हुई थी, जिस वजह से सारी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई थी। तो जो पहले हमारी कुछ सेवाएं ऑनलाइन थी वो अब हमने पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया। जिस प्रकार से ये क्लास है, पहले शायद हमारी क्लासेस ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी या इस तरह के क्लासेस नहीं हुआ करती थी ऑनलाइन, बट अब ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि मैम कोविड के बाद से जो है वो ज़्यादा जो बदलाव हम देख सकते हैं कि डिजिटली लोग ज़्यादा जुड़े हैं। बिल्कुल, जैसे हमने बात की, क्योंकि हम सब जो एक माध्यम था हमारा एक दूसरे से जुड़ने का, वो ऑनलाइन ही हो गया था। तो क्या हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं उन्होंने क्लासेस लेना शुरू किया, या अगर हम टीचर्स की भी बात करें तो क्या हमारी जो हेल्थ है उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ा? बिल्कुल, हमारा जो एक तो ये बात है डिजिटल मीडिया की कि इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, इसमें कुछ बुराइयाँ भी हैं। यदि कोविड-19 में उस समय शायद डिजिटल मीडिया और ये सब ना होता तो कई लोग बहुत अकेले पड़ जाते, जो अपने घर से दूर अकेले दूसरे शहरों में थे, वो बहुत अकेले पड़ जाते, शायद उनका ये सहारा डिजिटल मीडिया ही था। किंतु यदि हम बात करें पेरेंट्स, टीचर्स और जो बच्चों की एजुकेशन कंटिन्यू रह पाई है, जारी रह पाई है कोविड-19 के दौरान भी, मल्टीपल लॉकडाउन वगैरह के दौरान भी, वो उसमें डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये हम एक तरह से देखें तो पॉजिटिव रोल है डिजिटल मीडिया का। किंतु दूसरी ओर यदि हम देखें तो आज हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से जो आज हमारी मीडिया में, आज हमारे ऑडियंस में टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे। क्योंकि मैम इस तरह के भी केसेस आए कि जैसे कि जो घर में बच्चे हैं, या फिर जैसे अगर शुरुआत होती है 2 साल का बच्चा है, वो खाना नहीं खा रहा, उसको आदत है कि वो वीडियोज़ देख के खाना खा रहा है, तो जब वो वीडियो में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ पे असर पड़ा। बिल्कुल, उनकी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, इनफैक्ट खुद को भी अपने बारे में जानना भी या बोलना भी उन्होंने लेट शुरू किया। कुछ इस तरीके के भी केसेस देखने को हमारी मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, तो हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जो हमारे ओपीडीज में कई बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके जिन्होंने कोविड-19 के दौरान बच्चे ज़्यादातर अधिकतर समय स्क्रीन पर ही अपना व्यतीत करते थे, और स्क्रीन पर व्यतीत करने के कारण जो जैसे उन्होंने पहले शब्द जो बोलना सीखे थे वो भूलने लगे थे, है ना, या जो भी क्रियाएं उन्होंने पहले सीखी थी, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी सीख रहे थे वो भूलने लग गए थे। ये मैं बात कर रही हूँ 2-3 साल से छोटे बच्चों की, जो अभी भी विकसित पूरी तरह से नहीं हुए हैं। तो उनका विकास या तो वहीं पे रुक सकता है, या वो पुरानी चीज़ें जो सीखी गई थी वो भूल भी सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सही से विकसित होने के लिए सामने सामने का इंटरैक्शन, सामने सामने की बातचीत जिस प्रकार से उनको मदद करती है, उस प्रकार से शायद डिजिटल मीडिया नहीं करती है। तो ऐसा हमने अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों पे इस प्रकार का प्रभाव डालती है। और ये तो हो गई बहुत छोटे बच्चों की बात। यदि हम
बाल उनकी और किशोरावस्था की बात करें तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल करने से उसके आदी भी बन गए हैं। अब वो बगैर स्क्रीन के रह नहीं पाते। यदि पेरेंट्स, यदि घर वाले उन्हें मना करते हैं या स्क्रीन का समय कट डाउन करने को कहते हैं तो घर में लड़ाइयाँ होती हैं। और जैसे कि जब हम बात करते हैं मैम कि जैसे पहले एक समय था कि जब हमारे पास हमारा होमवर्क हो गया, हमें थोड़ा सा भी टाइम मिलता था तो हम आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ते थे कि अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं, उनके साथ हमें मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का, गेम्स खेलने का। लेकिन आजकल जैसे ही आपको कुछ भी ब्रेक लेना होता है तो आप देखते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उनको बस उस समय मोबाइल चाहिए। उन्होंने अभी होमवर्क कंप्लीट किया तो मोबाइल चाहिए, खाना खाना है या खाना खाते वक्त भी वो है सिर्फ मोबाइल, उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। और ये चीज़ सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं, ये तो शायद हमारे साथ भी है कि हमें अगर लंच टाइम में भी हम लंच कर रहे हैं तो हमारे हाथ में फ़ोन है, हम कुछ ना कुछ स्क्रॉल कर रहे हैं, चाहे वो काम का हो और चाहे ना काम का हो। हमारे सामने कोई और बैठा है फिर भी हमारा ध्यान हमारे फ़ोन पे है। हम फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, हम यूट्यूब के शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हैं या हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं। तो क्या मैम, जैसे आपने बात की कि हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, तो क्या ये एक कारण है कि हम लोग भी अकेलापन महसूस करते हैं तो हम सोचते हैं कि एक हमारा साथी है और जब हम खाना खा रहे हैं तो हम वहीं देखने लग जाते हैं, मतलब स्क्रीन टाइम हमारा ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, यदि हम अकेले हों तो ये बिल्कुल अच्छा वो बन सकता है, किंतु आजकल ऐसा देखा गया है कि सामने सामने बहुत सारे लोग हैं, मतलब ग्रुप में बैठे हैं, सब एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लेकिन हाथ में मोबाइल है और फिर एक हाथ में बाइट है। तो ये एक गलत किस्म का बिहेवियर है जो शायद अभी हमें नहीं लगता कि हमारी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क डाल रहा है, किंतु धीरे धीरे ये मेंटल ही नहीं बल्कि हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी फ़र्क डाल रहा है। जो हम पहले बाहर वॉक पे जाया करते थे वो टाइम अब घट करके हम OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और ये सारी चीज़ें देखने लग गए हैं। तो अब हमारा जो व्यायाम का समय था वो भी घट गया है, अब हमारा बाकियों से बात करने का जो समय था वो भी घट गया है। ऑफ कोर्स सी बात है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं और सामने सामने के इंटरेक्शन से बेहतर और कुछ भी नहीं है हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए यदि हम बात करें तो कई कारक हैं जिनके हम बारे में हमने बात की कि वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो कुछ कारकों के बारे में तो हमने जाना, लेकिन अभी और भी बातें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है कि डिजिटल वेलनेस को आपके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। बिल्कुल, आगे चलते हैं तो हम डिजिटल वेलनेस को प्रभावित करने वाले और कारकों के विषय में बात करते हैं। पहले तो यदि हम देखें कि पिछले कोविड-19 के बाद बच्चों को ही नहीं बल्कि टीचर्स, पेरेंट्स, सबको ही बहुत कठिन समय से गुजरना पड़ा है। पूरी शिक्षा का पैटर्न जिसे कहते हैं वो बदल गया है। जो ज़्यादातर चीज़ें किताब कॉपी पे हुआ करती थी वो आजकल स्क्रीन पे हो रही है। आजकल हर अच्छे स्कूल की यदि बात करें या हर इवन सरकारी स्कूल्स में भी कई चीज़ें डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पढ़ाई जा रही है। अब लेकिन अभी कोविड-19 का थोड़ा असर ख़त्म हो रहा है तो स्कूल नियमित जो अभ्यास था जो पहले था किताब कॉपी वाला उस पर लौट आए हैं, लेकिन फिर भी हम कोविड-19 के पहले वाली परिस्थिति पे अभी भी नहीं पहुँचे हैं। तो ये बीच में जो 3-4 साल का गैप आया उसमें विशेषतः हमारे जो छात्र हैं जो किशोरावस्था से अपनी जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं ऑनलाइन, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं ऑनलाइन। उनका जो जीवन है वो ऑनलाइन ज़्यादा है और कई लोगों का ऑफलाइन कम है जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी डिजिटल वेलनेस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। तो आइए हम पहले बात करते हैं हमें क्यों इस बारे में चिंतित होना चाहिए, और साथ ही में हम ये भी समझ सकते हैं कि कब हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसका बुरा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। बिल्कुल, उसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे। पहली बात तो हम ये बात करते हैं हमें क्यों चिंतित होना चाहिए। जो हमारे पास हमारे जितने ज़्यादातर बच्चे हैं या बड़े भी हैं सबके पास आजकल या तो स्मार्टफोन है, टैबलेट है, गेमिंग कंसोल्स है, टेलीविज़न है। आजकल ये एक्सेस बच्चों को बढ़ गया है ना। और यदि हम किशोरावस्था की बात करें तो वो एक डेवलपिंग स्टेज है। अभी बच्चे विकसित नहीं हुए हैं पूरी तरह, अभी उनका विकास हो रहा है। यदि इस प्रकार के समय में उनको बहुत ज़्यादा डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है तो वो हानिकारक हो सकता है। क्योंकि इस अवधि के दौरान बच्चे अपना व्यक्तित्व का विकास कर रहे होते हैं। इस दौरान बच्चों का
सेल्फ एस्टीम जिसे हम कहते हैं, अपने ऊपर जो उनका आत्मसम्मान है ना, या जीवन की संतुष्टि है, वो वाली चीज़ें उनमें सबसे कम होती है इस एज में, क्योंकि वो बहुत ही उतने अच्छी तरह से विकसित नहीं होता है उनका दिमाग या उनकी पर्सनैलिटी की यदि हम बात करें। तो यदि इस समय की हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल देखा गया है। छोटे बच्चों की तुलना में किशोरों के पास ज़्यादा समय होता है, उनके पास ज़्यादा अनुमति होती है इस तरह के डिजिटल मीडिया रखने की और उस पर जाने की। इसमें हमने ऐसा देखा है कि इन लोगों में इंटरनेट की लत लग सकती है। अत्यधिक गेमिंग देखा गया है, अभी बीच में 2-3 गेम्स आए थे, पबजी वगैरह, जिस पे बच्चे लगातार 10 घंटे 12 घंटे दिन के 10-12 घंटे व्यतीत कर रहे थे, जो कि स्वस्थ तो नहीं हो सकता है ना। सोशल मीडिया का भी समस्याजनक उपयोग है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है कि जो वो दिखाते हैं वो कंट्रोल होता है बच्चों के लिए। वो ज़रूरी नहीं है कि जो दिखा रहे हैं वो बच्चों के लिए ठीक हो, क्योंकि गलत प्रकार की चीज़ें भी दिखाई जाती हैं जो बच्चों पर गलत प्रभाव डाल सकती हैं। ये सारी ही चीज़ें डिजिटल वेलनेस से जुड़ी हुई हैं, और ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा समय तक स्क्रीन का इस्तेमाल करने से बहुत व्यवहारिक समस्याएं भी आ जाती हैं, जैसे बहुत अधिक बहस करना, शांत ना रह पाना, है ना। इसके विषय में हम आगे भी बात करते हैं। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि एकाग्रता की कमी बच्चों में देखी जाती है, जिज्ञासा कम हो जाता है, और वो अपने समाज में दोस्त कम बना पाते हैं। जो आदमी सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंडशिप ही कर पा रहा है, वो असल जीवन में कभी कभी दोस्त बनाने में या मित्र बनाने में उतना ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाता। उसमें जो जिसे हम अंग्रेजी में सोशल स्किल कहते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। स्मार्टफोन का उपयोग भी, जो आमने सामने की बातचीत है, उसको कभी उसको बदल नहीं सकता, है ना। उसके आगे मतलब बातचीत के दौरान भी ऐसा देखा गया है कि लोग स्मार्टफोन ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव उनके शैक्षिक उस पे और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे पड़ता रहता है। जी, यदि हम बात करें कि डिजिटल मीडिया का उपयोग करते समय बच्चों को किन किन श्रेणियों के जोखिम का सामना करना पड़ता है, तो उसमें हम पहली बात पे आ सकते हैं कि कंटेंट जोखिम, जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारा पोर्नोग्राफिक मटेरियल रहता है ना, बहुत सारा भेदभावपूर्ण जो डिस्क्रिमिनेटरी मटेरियल है, या टेररिस्ट से रिलेटेड मटेरियल है। ये सारी चीज़ें बहुत ही फ्रीली इंटरनेट पे हमें मिल जाती हैं, और यदि हमारे इंटरनेट ब्राउज़र पे या हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उस पे फिल्टर्स ना लगे हों, तो बहुत ही आसानी से बच्चों को ये सारी चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है, और ये सारी चीज़ें हमारी शारीरिक छवि पे नुकसान पहुंचा सकती हैं, गलत सूचना दे सकती हैं बच्चों को, या दिमाग में अनुचित धारणा का प्रचार कर सकती हैं। दूसरा हम आ सकते हैं संपर्क जोखिम, जैसे कि हम किसी को सामने सामने से जानते हैं, वो एक अलग बात होती है। सोशल मीडिया पे तो कोई भी किसी भी नाम से आ सकता है, हमें नहीं पता कि जो फेक आइडेंटिटी, बिल्कुल फेक आइडेंटिटी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। जैसे कि हम तो सोच रहे हैं कि हम अपने हम उम्र बच्चे से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम 40 साल के किसी और आदमी से बात कर रहे हो, हम भारत के लोगों से बात कर रहे हैं, भारत के बाहर के लोगों से बात कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, हम एक रियल प्रोफाइल वाले पर्सन से बात करें या हम किसी फेक प्रोफाइल से बात कर रहे हैं, ये सब हम नहीं जान सकते। तो हम किसके संपर्क में हम आ रहे हैं ये भी हम नहीं समझ सकते। उसके अलावा आचरण से संबंधित जोखिम, जैसे हानिकारक लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, जैसे कि ट्रोलिंग। आजकल कोई आपने फोटो डाली, उसके कमेंट्स जो है आपका मजाक बनाते हुए आए, उसका क्या असर पड़ सकता है, सेंटिमेंट्स पे उसका इफेक्ट आ रहा है, और आप उससे डील नहीं कर पा रहे हैं। कई बार मैम इस तरह के केसेस भी हमने देखे हैं कि बच्चे जो हैं उन्होंने कुछ अपडेट किया अपने से लेकर, और उसके बाद अगर उनको ट्रोल किया गया तो वो नहीं उससे डील कर पाए और सुसाइड उन्होंने कर लिया। तो इस तरह के भी केसेस हुए हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है कि हर कोई सोशल मीडिया ट्रोलिंग, सोशल मीडिया बुलिंग, ये सारे जो बहुत कॉमन टर्म्स आजकल हो गए हैं, साइबर बुलिंग जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन आजकल हो गई हैं। और इससे हम अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, या इससे हम किस प्रकार से उनको इन सब से डील करना सिखा सकते हैं। जी,
ठीक है। इसके अलावा हम आ सकते हैं कि ऑनलाइन जो घोटाले हैं, आइडेंटिटी फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, आपसे ऑनलाइन ओटीपी मांग लिया या आपको किसी प्रकार से बताया कि आपको इस प्रकार की गिफ्ट मिल रहा है, आपसे आपके बैंक डिटेल्स मांग लिए। इस तरह की चीज़ों से बच्चे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और इस तरह के फ्रॉड में बहुत जल्दी पड़ सकते हैं। इसके अलावा और हमारे जो प्राइवेसी है, हमें कभी नहीं पता कि हमारा प्रोफाइल कब हैक हो जाए, हमारे प्रोफाइल से किसी अननोन को मैसेजेस जा रहे हैं हैक होके। ये सारी चीज़ें जो श्रेणी में आती हैं, ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं। फिर हम आ सकते हैं कि डिजिटल स्पेस वेलबींग को किस प्रकार से प्रभावित करता है। एक तो पहली बात हम आ सकते हैं कि हमारा जो इमोशनल वेलबींग है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। डिजिटल स्पेस के साथ बात यह है कि हमें ये नहीं पता लगता कि हमें क्या सामने वाले आदमी की पूरी सच्चाई पता लग भी रही है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सामने वाला जो पर्सन है वो सिर्फ अपने अचीवमेंट्स डाल रहा है, और ये सबके साथ है। हम सिर्फ अपने बारे में अच्छी चीजें डालते हैं, हम कभी अपनी जो हम नेगेटिव फेस से जा रहे हैं जीवन में, हम वो कभी नहीं दिखाते। बिल्कुल। तो डिजिटल स्पेस में आपको क्या पता लग रहा है वो बहुत ही सेलेक्टिव है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि उस दूसरे पर्सन की लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी जो परेशानियां हैं वो मेरी लाइफ में है, और ये भी कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस में ला देता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे पड़ता है। ये सारा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे नेगेटिव ही पड़ता है, ये सोचकर कि सामने वाले का जीवन तो अच्छा जा रहा है, सारी परेशानियां मेरे ही लाइफ में है, उसके साथ तो सब अच्छा ही होता है, बट उसके पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता, या उसके पीछे का फेलियर शायद कभी कोई नहीं दिखाता। लेकिन सच्चाई ये है कि सबके लाइफ में उतार चढ़ाव रहते ही हैं, और वास्तविक में बहुत कम ऐसे वास्तविक जीवन में बहुत कम ही ऐसे चमक धमक रहती है ना। तो यदि इसकी हम बात करें तो हम इसके पॉजिटिव और जो नेगेटिव उदाहरण है उसकी बात करें कि क्या पॉजिटिव असर पड़ा है। जैसे ऑनलाइन सेवाओं से जो लोग अकेले रहते हैं, जैसे हमने बात करी कोविड के दौरान, या जो अकेले रहते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि वो अपने घर वालों को जैसे आजकल वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनके डे टू डे एक्टिविटीज से वो बहुत कनेक्टेड हैं आजकल, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। ये जो एक कनेक्शन होने का सेंस है, इससे भी हमारा ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है डिजिटल स्पेसेस का। लेकिन हम उसी प्रकार से अगर बात करें साइबर बुलिंग का, जैसे कि प्रतिकूल टिप्पणियां कोई आपके कैसे आप दिखते हैं उस पे दे रहा है, या आपने जो किया है उस पे दे रहा है, या आपकी बुलिंग हो रही है, या आपको ट्रोल कर रहा है कोई ऑनलाइन, तो ये सारी चीज़ें आपके मानसिक उस पर एक बुरा असर डालती हैं। तो डिजिटल स्पेस का दोनों तरह से जो है असर है। जैसे कि हमने इस विषय में बात करी, आपके आत्मसम्मान को, आपकी आत्म छवि को भी बहुत ठेस पहुंचा सकती हैं इस प्रकार की ऑनलाइन ट्रोलिंग। और ये वैसे ही जो सकारात्मक प्रभाव हैं कि आपको अगर कोई परेशानी हो रही है, आपको कुछ नया सीखना है, तो आप ऑनलाइन सर्च करें, आपको 10 अच्छे सोर्सेज मिल सकते हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसके। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर हम आते हैं मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं कि हम खाली बैठे हैं तो हम अचानक से घबरा जाते हैं, मेरा फोन कहाँ है। चाहे हमें फोन का कोई उस समय खास काम नहीं है, पर हमें फोन उस समय चाहिए। हम ऐसा कभी सोचते हैं कि यदि ये भी तो एक एडिक्शन है ना, कि हमें हमेशा अपना जो फोन है वो आसपास चाहिए। और मुझे लगता है कि कई बार पहले कुछ इस तरह के केसेस हो जाया करते होंगे कि आप बाहर निकले और आप अपना मोबाइल लेना भूल गए, आप घर से लेना भूल गए और आप आराम से रह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है ये हार्डली अब ऐसा होता होगा कि आप सबसे पहले यही चेक करते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी है, आपकी बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। लेकिन उस एक दिन अगर आप मोबाइल भूल भी गए, लेकिन उसके पीछे जो एक पैनिक आ जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा होगा, किसका फ़ोन आ रहा होगा, कैसे चल रहा होगा, तो मतलब आप बहुत परेशान से हो जाते हैं। बिल्कुल। ये भी एक हमें सोचने वाली बात है कि हम बिना मोबाइल फ़ोन के शायद 2-3 घंटे हम नहीं रह सकते बिना मोबाइल देखे। चाहे हम उस पर किसी को कॉल ना करें, हम किसी को मैसेज भी ना करें, पर हमें अपना फ़ोन हमारे पास चाहिए। हम सिर्फ चेक करते रहेंगे, कुछ हुआ नहीं हुआ, मैसेज आया नहीं आया। बिल्कुल। फिर
हम ये देखें कि लगातार हम जैसे अपने ब्रेक टाइम में जब हम फ्री होते हैं तो हम लगातार बस सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं जी, है ना। हम और कुछ भी नहीं, ताकि हम सिर्फ ये सुनिश्चित कर पाए कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, हम सब कुछ देख लें क्या चल रहा है देश दुनिया में। जो हम पहले न्यूज़ देखते थे वो हम आजकल सोशल मीडिया देखने लगे हैं। अब हमारा जो स्रोत है इंफॉर्मेशन का वो सोशल मीडिया बन गया है जी। फिर यदि हमें ये सोचना चाहिए, यदि हमारी आदत में आ गया है तो लंबे समय में इसके प्रभाव नकारात्मक ही होंगे, इसके प्रभाव पॉजिटिव नहीं हो सकते यदि हम इतना परेशान हो रहे हैं तो। अधिकतर हमें ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी से, हम ऑनलाइन कौन हैं, कैसे हैं, लोग हमें किस तरह से देखते हैं, उस चीज़ से हम इतना प्रभावित रहते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि जो ऑनलाइन हमारी लाइफ है वो झूठी है। हमारे पास शायद 400 या 4000 ऑनलाइन दोस्त हो सकते हैं, लेकिन शायद उनमें से हम किसी को भी अच्छे से नहीं जानते। और शायद हम अपनी जो एक कहते हैं कि इमोशनल नीड है हमारी, हमें अपने दिल की बात किसी को कहनी है तो हम उसके लिए उन पर रिलाई भी नहीं कर सकते हैं। तो वो भी एक आपका जो है बैरियर है। और आप इस तरीके से तो बहुत ही ज़्यादा आपको अपने, या तो मैम हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपको अपने बारे में बहुत ही खुलकर बताने की वहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है जब तक आप किसी पर्सन से मिल नहीं लेते। और मिलने भी एक रिस्क फैक्टर आ जाता है क्योंकि आप उनको कितना जानते हैं कि आप किसी से आपकी बात हुई और आप उनसे मिलने पहुँच गए। बिल्कुल जी। तो अब हम यदि बात करें कि इसके क्या नकारात्मक प्रभाव हैं मेंटल हेल्थ पे, जैसे हम बात कर सकते हैं कि एडिक्टिव बिहेवियर को प्रोत्साहित करता है ना। आपकी जो ऑनलाइन प्राइवेसी है उसका कभी भी खनन हो सकता है, कोई भी आपकी प्रोफाइल को हैक कर सकता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक कर सकता है, आपकी पर्सनल फोटोग्राफ्स कहीं भी लीक कर सकता है। आजकल तो और भी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, आपकी फोटोग्राफ्स मॉर्फ करके दूसरे आदमी बना करके बहुत सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें नींद, हमारे मानसिक स्वास्थ्य में नींद एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोगों को ऑलरेडी कोई मानसिक समस्या है और जिनको नहीं भी है, उनमें भी 7 से 8 घंटे की नींद रोज़ की पूरी होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हम आजकल ये देखते हैं कि हम सोने से पहले फ़ोन ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। और मैम जैसा कि यही कहा जाता है कि आप सोने से पहले अपना मोबाइल जो है साइड में रख दें, आपका स्क्रीन टाइम ना हो। और क्योंकि कई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी है आपके लिए, आप रात में सोने जा रहे हैं, इसलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कोई भी आप लाइट जो कंटेंट है आप उसको रीड कीजिए, आप बुक्स पढ़िए, क्योंकि लाइट आपकी आँखों पर लगती है। बिल्कुल। तो जो कि हमें बहुत हर बार हमको अवेयर करने के लिए ये कहा जाता है कि आप स्क्रीन टाइम जो है वो अवॉइड कीजिए, वो बल्कि सोने से 1-2 घंटे पहले तक। बिल्कुल। लेकिन हम तभी जब बेड पे जाते हैं तभी हम मोबाइल लेते हैं और फिर उसके बाद हमारी नींद भी चली जाती है, क्योंकि हम इतना इंगेजिंग कंटेंट देख रहे होते हैं। हम कुछ ऐसी चीज लगा लेंगे जिसमें हमारा बहुत दिलचस्पी है, हमने कोई शो स्टार्ट कर दिया, हमने कुछ ऐसा देखने लग गए जिसमें हमारी दिलचस्पी है, फिर उसके बाद तो ऑलरेडी हमें नींद नहीं आनी है। एक तो ये फैक्टर हो गया, प्रैक्टिस है मैम। बिल्कुल। और दूसरा एक फैक्टर ये हो गया कि जो भी स्क्रीन्स हैं उससे जो ब्लू रेज आती हैं वो हमारे नींद को बायोलॉजिकली भी कम कर देती हैं। बायोलॉजिकली भी हमारी नींद आने में उसमें फर्क तो मतलब हम ये समझ सकते हैं मैम इससे कि जो आपने बताया कि जो रेज हैं हम कंटिन्यू अगर हम इसको वॉच कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारी जो नींद है उसके जो, अगर हम 6 से 7 घंटे सोते हैं, जैसे कि 7 से 8 घंटे सोना है, तो जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो अपने आप ही कम होते जाएंगे। ऐसा नहीं है, यदि आप सोने से जस्ट पहले देख रहे हैं तो आपको नींद लेट आएगी। जो शायद आप बेड पे लेटते हैं और आपको आधे घंटे में नींद आ जाती, वो यदि आप बेड पे लेटे और आप मोबाइल का इस्तेमाल करने लग जाएं तो वो नींद 1 घंटा 1.5 घंटा इतने तक लेट तक आ सकती है। ऐसा कई बार हमने अपने पेशेंट्स में देखा है। और सामान्य पॉपुलेशन में भी आप में से कई बार अगर कुछ ऐसा एंगेजिंग आप देखने लग जाएं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि कहाँ रोज 15 मिनट्स में आप सो जाते हैं, 15 मिनट में नींद आ जाती है, लेकिन कुछ देखने लग गए तो अब 1.5 घंटा हो गया, ना तो रुक पा रहे हैं और ना ही नींद आ पा रही है। तो ये भी एक बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा जब ज़्यादा हम सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम की रील्स, ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा देखते हैं तो हमारा मन भी बहुत ज़्यादा भटकता है, हमारी एकाग्रता कम होती है, ऐसा देखा गया है। इसके अलावा
हम हो सकता है अगर जो हम कंटेंट देख रहे हैं ऑनलाइन, जिस प्रकार के वीडियोस देख रहे हैं, उस प्रकार की चीज़ें भी हमारे मानसिकता को बहुत नेगेटिव तरह से प्रभावित कर सकती हैं। अगर हम बात करें कि एडिक्टिव बिहेवियर की, तो आजकल हमारे इसमें बिंज वॉचिंग का एक कॉन्सेप्ट आया है कि आज हम देखेंगे तो 8-10 घंटे हम कोई सोशल मीडिया चैनल ही देखते रहेंगे, हम कोई ऑनलाइन कंटेंट ही देखते रहेंगे 8-10 घंटे के लिए। ये तो किसी भी तरह से हेल्दी नहीं हो सकता, किसी भी तरह से हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। फिर कुछ शब्द आए हैं जैसे नोमोफोबिया। नोमोफोबिया इज़ द फोबिया जो आप अपने फ़ोन से दूर रहने से जिनको डर लगता है, उसे हम नोमोफोबिया कहते हैं। हमने फ़ोन घर पे छोड़ दिया, अब हम मन में पैनिक कर रहे हैं कि क्या हो रहा होगा मेरे फ़ोन पे, उसे हम नोमोफोबिया कहते हैं। उसके अलावा फबिंग एक कॉन्सेप्ट आया है। फबिंग एक नया शब्द आया है जो हम नॉर्मली अपने जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम ड्राइंग रूम में 4-5 लोग बैठे हैं, सब बात कर रहे हैं, किंतु एक आदमी उन बातों पे ध्यान ना देने की बजाय फ़ोन पे ध्यान दे रहा है। तो जो हम फेस टू फेस इंटरेक्शन या आमने सामने की बातचीत को इग्नोर करके, ना ध्यान दे करके अपने फ़ोन पे अधिक ध्यान देते हैं, उसे हम फबिंग कहते हैं, है ना। फिर उसके अलावा हमारे पास एक है ज़ीरो इनबॉक्स सिंड्रोम। जैसे कि जब तक हमारा जैसे नोटिफिकेशन आता रहता है हमारे इनबॉक्स पे, व्हाट्सएप पे हमारे, या हमारे मैसेजेस पे, तो उसमें जब तक कोई अनरेड मैसेज रहता है तब तक हमारा देखने का मन करता रहता है कि क्या आया है। पूरे समय मन में वो बना रहता है कि क्या आया है, मैं पढ़ लेता हूँ। वो एक जो आदत लग जाती है कि इनबॉक्स जब तक खाली नहीं रहेगा, जो अनरेड मैसेजेस हैं वो जब तक जीरो नहीं हो जाएंगे तब तक जो है रुक नहीं पाएंगे। उसके अलावा एक चीज़ है फैंटम वाइब्रेशन। फ़ोन नहीं वाइब्रेट कर रहा है, आप अपने काम में व्यस्त हैं, फिर भी ऐसा महसूस होना कि फ़ोन वाइब्रेट तो नहीं कर रहा। और मैम कभी कभी रिंग भी आपको सुनाई देती है जबकि रिंग नहीं हो रहा होता है, तो ये भी उसी में आता है फैंटम वाइब्रेशन। बिल्कुल, ये उसी में आता है। तो ये सारी चीज़ें यदि हो रही हैं तो इसका मतलब कि आप एक मतलब गलत व्यवहार की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल है वो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव की ओर जाने लगा है। तो इस प्रकार के तो टेक्नोलॉजी अब नेगेटिवली आपकी हेल्थ पे इम्पेक्ट कर रही है, तो आपको इन सब बातों से समझ जाना चाहिए जो आपने अभी बताया हमें। बिल्कुल। और यदि हम पॉजिटिव की बात करें तो भाई यदि हमें कुछ नया देखना है, हम मान लीजिए इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, तो हम ऑनलाइन मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं एक इमोशनल अपना बताने के लिए या सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव वो भी है। फिर हम आ सकते हैं सामाजिक स्वास्थ्य पे। सामाजिक क्या, सोशल वेलबींग को कैसे अफेक्ट करता है। एक तो पहली बात ये कनेक्शन में मदद करता है, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। उसके अलावा जैसे लॉकडाउन के दौरान आपने पढ़ाई, पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें हमने सारी कुछ डिजिटल मीडिया से करी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से पॉजिटिव रही हैं। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, जो साइबर बुलिंग हो रहा है, ट्रोलिंग हो रहा है, ये समाज ही तो कर रहा है। ये ऐसे ही तो लोग हैं जो शायद फेक प्रोफाइल के पीछे छुप के या नाम अपना बदल करके ऐसी बातें कर रहे हैं जो दूसरे को प्रभावित कर रही हैं, जो दूसरे के वेल बीइंग खराब कर रही है। लेकिन और मैम ये जो इस तरीके का बिहेवियर है, जो कर रहा है और जिसके अगेंस्ट हो रहा है, तो जो कर रहा है वो भी एक मुझे लगता है कि दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का यूज़ ही अनहेल्दी है। देखें, जिनको हम नहीं जानते शायद हम उनकी बात से हम उतना इफेक्ट रियल लाइफ में नहीं होते, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया इस तरह का कंटेंट है कि हम हर किसी की बात से इफेक्ट होने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने अंदर ही नहीं और आने वाले जनरेशन के अंदर भी डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जी। फिर हम शारीरिक स्वास्थ्य पे आ सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ऑनलाइन इस्तेमाल, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल हमारी आंखों पे, एक तो पहली बात हमने नींद की बात करी, दूसरा हमारे पोस्चर को इफेक्ट करता है। हम 8-8, 9-9 घंटे अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने टैबलेट पे लगातार बैठे रहते हैं, अपनी स्क्रीन यूज़ करते रहते हैं। तो ना केवल हमारे पोस्चर को इफेक्ट करता है, लेकिन हमारी आंखों पर भी इफेक्ट करता है, हमारी आंखें सूख जाती हैं। तीसरी बात, अगर हम 10-10, 11-11 घंटे अगर हम बैठ करके पबजी खेल रहे हैं या कोई ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास समय कहाँ है कोई भी व्यायाम करने का, खेल कूद में भाग लेने का, किसी भी अन्य एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ में भाग लेने का।
और कई बार तो हमारे पास बच्चों के पास ये समय भी नहीं होता कि वो होमवर्क कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिजिटल यूज़ में मगन हो जाते हैं कि वो नॉर्मल जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो भी भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गलत असर पड़ सकता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव असर भी है। कितने ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन डांस क्लासेस, ऑनलाइन जिमिंग, ऑनलाइन योगा, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उससे वो अपने घर बैठे बैठे बहुत सारी सुविधाओं को उपलब्ध कर पाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिवली भी अफेक्ट करती हैं और इनका नकारात्मक एक रोल भी हो सकता है। तो अब हम आते हैं कि हमें कब चिंतित होना चाहिए अपने ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल को लेके। जी, ज़रूरी नहीं, जैसे हमने बात करी कि इसका जो रोल है, इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है। तो हमें कब परेशान होना चाहिए कि अब ये ख़राब की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। जी, यदि हमें ऐसा, आपको अपने डिजिटल डिवाइस के उपयोग में बदलाव करने की आवश्यकता तब हो सकती है जब आपको लगता है कि आप इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप स्ट्रेस्ड महसूस करने लग गए हैं, या आपकी आँखों पे तनाव आ रहा है ना, आपकी आंखें लाल हो जा रही हैं, आपकी आंखें आपको ड्राई महसूस हो रही हैं, शाम होते होते थक गए हैं, है ना, धुंधली दृष्टि धुंधली हो रही है, या दो दिखाई दे रहा है, सिर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना आप स्क्रीन के सामने बैठ गए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आप डिजिटल मीडिया पे इतना ज़्यादा हैं, ऑनलाइन मीडिया पे आप इतना ज़्यादा हैं कि आप दूसरों से खुद को कंपेयर करके बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं। आपका जो फोकस है वो पूरी तरह इस पे आ गया है कि आप दूसरों की तुलना में कैसे हैं, जो कि शायद पहले उतना नहीं था। और उसके अलावा आमने सामने जो वार्तालाप है, आमने सामने बातचीत, उसको हटा करके आप फ़ोन पे बातचीत ज़्यादा पसंद करते हैं मिलने के बजाय। शायद ये अपने क्लोज घर वालों के लिए भी मतलब इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आप घर वालों से तो हम अगर देखें तो एक ही घर में अलग अलग रूम में बैठे होते हैं हम, और बजाय कि हमें कोई बात कहनी है कि हम एक रूम से उठकर दूसरे रूम में जाएं, वैसे अप्रोच करें, हम मैसेज कर देते हैं या कॉल कर देते हैं। तो ये भी एक तरह से रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जो आप कदम चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है कि आप उठें, आपका कुछ ना कुछ मूवमेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। उसी प्रकार से फिर हम ये सोच सकते हैं कि जब आपके पास आपके डिजिटल उपकरणों का, जैसे आईपैड, लैपटॉप या फ़ोन हो गया, अगर इनका आपके पास नहीं उस समय आपके पास है, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत परेशान हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर आ रही हैं तो इसका मतलब ये चिंता का विषय है और आपको अपना डिजिटल मीडिया पे निर्भरता कम करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम आ सकते हैं कि जो इतनी ज़्यादा जानकारी आपको मिल रही है, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर आ गए, हर आदमी जो शायद उसमें विशेषज्ञ है या नहीं है, इतना सारा हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, इतना ज़्यादा हमें जानकारी मिल रही है और हमें नहीं पता कि किस सोर्स से हमें ठीक जानकारी मिल रही है, किस सोर्स से हमें जानकारी गलत मिल रही है, या हमें उस पर नहीं भरोसा करना चाहिए, है ना। तो इस असमंजस में भी हम काफ़ी स्ट्रेस हो जाते हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमें आखिर में करना क्या है ना। तो इससे यदि हम तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं, इससे यदि ये हमारे ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, तो हमें अपने सोशल मीडिया यूज़ को कम करना चाहिए। यदि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, इसके विषय में मैं बात कर चुकी हूँ। उसके अलावा हमारा जो नींद का पैटर्न है वो बदल गया है। जैसे आपने 2 दिन लगातार शाम के समय या रात के समय सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, आप पहले 10 बजे सोते थे, अब आपको 1 बजे तक नींद आने लगी। आपका नींद का पैटर्न बदल गया आपकी सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के इस्तेमाल से। आपको सोने में कठिनाई होने लगी, तो ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। उसके अलावा आपने दोस्तों से बातचीत करना, ये सब चीज़ें कम कर दी हैं। उसके अलावा इंटरनेट का उपयोग, आप इंटरनेट में ज़्यादा रहते हैं, ऑफलाइन इस्तेमाल आप कम कर रहे हैं, या इंटरनेट या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से आपको खुशी नहीं महसूस हो रही। जैसे हम कुछ देख लेते हैं थोड़ी देर तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छा जब हम कुछ कंटेंट देखते हैं 10, 15, 20 मिनट तो हम खुश हो जाते हैं, हमारा मन बदल जाता है। लेकिन 1-1.5 घंटा हम देखने के बाद हमें
तनाव महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और हमें अब इस पे रोक लगानी चाहिए। जी। क्या रिस्क हो सकता है, क्या जोखिम हो सकते हैं ऑनलाइन मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करने के? जैसे कि डिजिटल ड्रामा, जिस पे हम बात कर सकते हैं, जैसे बुलिंग हो गई, साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग, कमेंट्स में आपस में एक दूसरे के जो व्यू पॉइंट है उस पर लड़ाई हो रही है, ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर होती है। फिर उसके अलावा कि आप डिजिटल वर्ल्ड में फिट हो जाएं किसी प्रकार से, जिसको हम कहते हैं रेलेवेंट हो जाएं, कि जैसे बाकी लोग कंटेंट बना रहे हैं, जैसे बाकी लोग इन्फ्लुएंसर हैं, उस प्रकार से आप भी जो है इस तरह के काम करें। ये जो फिट होने की इच्छा है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होने के लिए। देन कुछ भी ऐसा आचार या विचार जो परेशान करता है आपको ऑनलाइन, फिर अधिक स्क्रीन टाइम होना। तो मैम जितने सारे हमने जो फैक्टर्स हैं इन सब पे हमने बात की, लेकिन अगर हम बात करें तो पेरेंट्स जो है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, बच्चों को किस तरीके से गाइड कर सकते हैं? क्योंकि हमने सारी चर्चा की कि किस तरीके से बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है, वो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं, वो स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है। और अगर हम साथ में बात करना चाहें कि क्योंकि बच्चे जो है वो, अगर हम बात करें 2-3 साल तक तो जो घर है, माँ है, वही उनका स्कूल होता है, लेकिन जब 3 साल के बाद वो बाहर निकलते हैं तो टीचर्स का भी जो रोल है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है और बातचीत बहुत सारी है, तो किस तरीके से कंबाइंड रोल वो प्ले कर सकते हैं अगर हम टीचर्स की बात करें और पेरेंट्स की, बच्चों को अवेयर करने के लिए और वो सिक्योर रहें? बिल्कुल। क्या ऐसे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं या जो हमारे बच्चों की या हमारी सुरक्षा करते हैं? पहला तो ये हो जाएगा कि पेरेंट्स, अगर हम अपने बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स भी अपना ऑनलाइन इस्तेमाल कम करें। बच्चे जो देखते हैं उसी प्रकार का व्यवहार हम उनसे अपेक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि गेम्स या रीडिंग हो गई, नॉवेल्स या नॉर्मल ही कहानियाँ पढ़ना, ये सारी चीज़ों को हम और प्रोत्साहित करें तो जो हमारा डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल है वो कम हो सकता है। माता पिता की कितनी भागीदारी है बच्चे के दिनचर्या में, डे टू डे एक्टिविटी में, वो भी बहुत निर्भर करता है। उसके अलावा अपने बच्चों को ये सिखाना, ये समझाना कि जो ऑनलाइन हो रहा है वो उससे कैसे कोप कर पाएँ, उससे कैसे उबर पाएँ, उस चीज़ से कैसे डील कर पाएँ, ये तो हमें अब आजकल के ज़माने में बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही सिखाना पड़ेगा कि कोई भी ऑनलाइन कुछ भी कहकर चला जाए तो हमें उसे किस तरह से उससे उबरना है ताकि हमारे बच्चों पर इतना नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। जी। फिर हम आते हैं डिजिटल वेलनेस के क्या 6 स्तंभ हैं। पहला तो फिजिकल हेल्थ या हमारा शारीरिक हेल्थ। जी। दूसरा आ गया दूसरा आ गया मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा स्पिरिचुअल। जी। चौथा आ गया जो हमारा सोशल हेल्थ है, सामाजिक हेल्थ। तीसरा इंटेलेक्चुअल, जैसे कि हम इंटेलेक्चुअल मतलब जो लर्निंग से रिलेटेड है, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो हम नई चीज सीख रहे हैं उससे रिलेटेड है। और छठा आ गया जो हमारी प्राइवेसी है, वो प्रोटेक्टेड रहे, वो बची रहे। ऐसा नहीं है कि हमारा सब कुछ ही सब जो है सबको पता है या कोई हैक कर रहा है या हमारे जो हम मिनट की इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। आप कहीं घूमने के गए और आपने अपडेट कर दिया या फिर अपनी लोकेशन बता देना कि अभी आप इस जगह हैं, और इस तरह के भी केसेस हमने मैम देखे हैं कि आपने अपनी लोकेशन बता दी है और फिर कुछ मिसहैपनिंग हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्राइवेसी मेंटेन करना भी एक डिजिटल वेलनेस का पार्ट है। फिर हम बात कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के साथ हम कैसे स्वस्थ संबंध बनाए रख सकते हैं। पहली बात तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप कितने घंटे सोशल मीडिया पे देखते हैं। जैसे आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं, iOS एप्पल पे iOS स्क्रीन टाइम है, या हमारे पास एंड्रॉयड पे भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो हमें बताते हैं कि कितने घंटे हमने एक्चुअली स्क्रीन यूज़ किया है। तो यदि वो काफ़ी ज़्यादा है तो आपको चिंतित होने की बात है। दूसरी बात कि इस बात पे हमने ध्यान रखना है कि हम सोशल मीडिया पे भी कितना समय बिता रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हैं क्या वो हमारे लिए किसी भी प्रकार से, क्या हमें खुशी दे रहा है, क्या हमें कुछ सिखा रहा है, क्या कंटेंट हम देख रहे हैं, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा एक चीज़ होती है डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल साक्षरता। इसका मतलब ये है कि जो हम टेक्नोलॉजी का जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं,
उसको अच्छे से हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, किस प्रकार से हम अच्छे तरीके से डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया से भी हम इस तरह से जुड़े जो कि हमें अच्छा महसूस हो। ऑफलाइन के साथ साथ हमें ऑनलाइन भी अपने रिलेशंस बढ़ाए रखने चाहिए, ताकि हम इसको अवॉइड कर सकें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इम्पैक्ट है। यदि हमें लगता है कि सोशल मीडिया हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है, तो हम किसी से बात करें इसके विषय में। यदि हमें लगता है, बिल्कुल एक्सपर्ट्स की भी सलाह ले सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप दूर नहीं रह पाते, आपको बहुत परेशानी होती है, बहुत घबराहट महसूस करते हैं आप, या आपके बच्चों में इस तरह के लक्षण आ रहे हैं कि 10 घंटे 12 घंटे आप ऑनलाइन ही लगे हैं और बिल्कुल भी खाना पीने का ध्यान नहीं है, नहाने धोने का ध्यान नहीं है, होमवर्क का ध्यान नहीं है, तो बिल्कुल आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि एक अच्छी डिजिटल नागरिकता क्या होती है। इस बात से अवगत होना कि आपका जो ऑनलाइन कार्य है वो एक छाप छोड़ जाता है हर जगह। आप कभी भी अपना पुराना कोई पोस्ट देखना चाहेंगे तो शायद आपका 5 साल का 6 साल पुराने का भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पोस्ट ऑनलाइन अभी भी पड़ा होगा। तो आप जो भी कार्य ऑनलाइन करते हैं वो एक छाप छोड़ जाता है आपकी प्रतिष्ठा पे और दूसरों की भी प्रतिष्ठा पे। यदि आपने किसी के कमेंट सेक्शन में नेगेटिवली कुछ लिखा है तो वो भी उनकी उस पर एक नेगेटिव छाप छोड़ जाता है। इसका मतलब आप ऑनलाइन क्या करते हैं इस बारे में आपको बहुत अच्छे से समझदार होना चाहिए। डिजिटल नागरिकता का आपको कई तरह से फायदा होगा। आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहेगी, दूसरों की मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा और ना ही आपकी होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और बहुत सारी हमने जानकारी मैम आपसे ली और हम बात कर रहे हैं अपने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की। और आज हमने बात की डिजिटल वेलनेस को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन पर, और बहुत अच्छे से आपने इस विषय को हमें समझाया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा ये जो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो 5 दिन का है। 5 घंटे हम आपके साथ जुड़ते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। तो शुक्रवार के दिन एक आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक असेसमेंट होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके लिए हम आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आपको कैसे जुड़ना है, आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले तो आपको cit.nic.in पर जाना है। और फिर आप वहाँ जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ वाला सेक्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग, इस सेक्शन में आप जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी करंट एक्टिविटी और प्रोग्राम टाइटल भी आपको दिख रहा है, डिजिटल वेलनेस पर ऑनलाइन प्रशिक्षण। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और आपको सारी जानकारी इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कल हमने बात की डिजिटल वेलनेस एक सिंहावलोकन पर, फिर हमने आज बात की डिजिटल वेलनेस को प्रभावित करने वाले कारक। कल हम बात करेंगे डिजिटल क्षेत्र में शारीरिक कल्याण सुनिश्चित करना और साथ ही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। हम बात करेंगे 11 जून जो उसका चौथा दिन होगा, और 5वें दिन जो आखिरी दिन होगा उस पर हम बात करेंगे डिजिटल क्षेत्र में मानसिक कल्याण सुनिश्चित करना। और साथ ही साथ इस जो हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक जो भी इच्छुक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने उद्देश्य भी देख सकते हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है उसकी जानकारी आप यहाँ ले सकते हैं। कार्यक्रम अनुसूची में आप देख सकते हैं कि हमने हर दिन के हिसाब से आपको बताया है कि कौन कौन से विषय हैं जिन पर बातचीत होगी और कौन कौन से जो रिसोर्स पर्सन है, विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं। और हर दिन जैसे अगर आप लाइव देखना मिस कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो का लिंक है, यहाँ वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप सारी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करें कि आप कैसे भाग ले सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना पंजीकरण कराना है। आप लिंक पर क्लिक करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं या फिर आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप सारे जो सत्र हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका कोई मिस हो गया है तो। और साथ ही साथ जैसे कि हमने बात की कि आप किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ेंगे, तो दीक्षा पोर्टल पर आप जो पाठ्यक्रम है वो ऑनलाइन जो है आ जाएगा और वो आएगा शुक्रवार के दिन और प्रशिक्षण के अंतिम दिन जो कि है शुक्रवार, और शाम 7 बजे जो है वो पाठ्यक्रम का लिंक आपको मिल जाएगा। अब आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, सारी वीडियोस देख सकते हैं और उसके बाद जो भी असेसमेंट है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें 70% से ज़्यादा आपके अंक अगर आपके आते हैं तो आप दीक्षा प्रोफाइल पृष्ठ से ही अपना प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं। तो हम आपको
आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और ये जो प्रमाण पत्र है उसको आप तक पहुंचने में मिलने में 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। और अगर आपको ये प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो भी आप उसके लिए यहाँ पर ही अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो आपको नहीं मिला है। और अगर आप इस प्रोग्राम से संबंधित कोई भी जानकारी हमें देना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया सुझाव हमें दे सकते हैं। आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और जो अपना फीडबैक है वो आप हमें मेल भी कर सकते हैं training.helpdesk@cit.nic.in पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8800440559। तो इस तरीके से आप हमारा ये जो असेसमेंट है उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज इस जो प्रोग्राम है हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका दूसरा दिन था और आज जिस विषय पर हमने बात की वो भी बहुत ही ख़ास रहा, डिजिटल वेलनेस को प्रभावित करने वाले कारक। तो माना कि आपकी जो दुनिया है वो डिजिटल हम सारी चीज़ें हो गई हैं, हमें बहुत ज़रूरत है उसकी, हम उस सारे काम हमारे टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होते हैं, लेकिन ये आपको सोचना है, समझना है कि आप अपनी वेलनेस को कैसे सही रखेंगे डिजिटल युग के साथ जुड़कर, और अपनी फिज़िकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ को आप कैसे अच्छा रखते हैं। आज के इस सत्र में बस इतना ही। अब मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।